साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका क्या है कि सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता क्या है। तो यहाँ से आप ये जान लीजिए साथियों कि कशेरुकी किसको कहते हैं। तो देखिए कशेरुकी किसको बोला जाता है, जिसमें ना रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहता है। क्या साथियों, रीढ़ की हड्डी जिसमें उपस्थित होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है ना वो जिसमें उपस्थित होता है उसको किस ग्रुप में रखा गया साथियों, कशेरुकी ग्रुप में रखा गया है। तो आपको बोला है कि सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता क्या है, क्या उसमें सिर होगा या फिर शरीर का सिर या फिर गर्दन, धड़ और पूंछ में विभाजन, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपका कार्यात्मक उपांगों के दो जोड़े, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है कि बही कंकाल। तो बताइए साथियों कि सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता क्या होगा, कौन सा विशेषता सब में कॉमन पाया जाएगा। तो देखिए अगर सब में आप अगर देखिएगा तो सारे कशेरुकियों में एक समान विशेषता क्या होगा कि सब में सिर होगा साथियों। ये सिर जो है सब में कॉमन होगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, इसके बाद चलेंगे एक के बाद दूसरे प्रश्न में चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भोपाल में है या फिर लखनऊ में है या नई दिल्ली में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय साथियों आप लोग बताइए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। तो देखिए इसका आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठे और जो बातें आपका इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट करते चले। तो इस सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न में। तो बताइए आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग और तैयारी करते रहें। देखिए मेरे साथियों अगला प्रश्न आपका कि दो साम्राज्य वर्गीकरण के बीच अंतर नहीं करता है, कि दो साम्राज्य वर्गीकरण के बीच में अंतर क्या, किसका अंतर नहीं करता है। क्या आपका यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का अंतर नहीं करता है के बीच, या फिर एक कोशिकीय और बहुकोशीय जीवों के बीच अंतर नहीं करता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण ब्रैकेट में जो हरीश सहवाल और गैर प्रकाश संश्लेषण के बीच अंतर नहीं करता है। तो प्रिय साथियों आप लोग यहाँ से ये जान लीजिए कि जो दो साम्राज्य है जिसको वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया है। तो आपका वर्गीकरण किया गया पादप और जंतु के आधार पर। किसमें साथियों, पादप और जंतु के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पादप जगत और जंतु जगत के आधार पर वर्गीकरण किया गया है दो साम्राज्य को। तो आपका देखिए यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के आधार पर भी दो साम्राज्यों को वर्गीकरण नहीं किया गया है, और आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर भी वर्गीकरण नहीं किया है, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और जिसमें नहीं होता है इसके आधार पर भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो प्रिय साथियों आप लोगों को बोला था कि नहीं, तो देखिए क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ये सभी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जवाब साथियों, ये सभी हो जाएगा। अगर पूछता कि किसके आधार पर किया गया है तो आपका क्या हो जाता, पादप और जंतु हो जाता साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे तीन के बाद चौथे प्रश्न में चलेंगे। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है। क्या आपका धुआं द्रव नहीं है, या जल द्रव नहीं है, या आर्द्रता नहीं है, या फिर गर्मी का अनुभव। तो बताइए साथियों कौन द्रव नहीं है। तो देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ पे इस सवाल में तो आपका धुआं भी द्रव है साथियों, आपका जल भी द्रव है और आर्द्रता भी द्रव है, लेकिन गर्मी का जो अनुभव है साथियों ये आपका द्रव नहीं होगा। गर्मी का जो अनुभव है साथियों ये आपका द्रव नहीं होगा। और आपको नहीं वाला सवाल पूछा था तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, चार के बाद पाँचवा प्रश्न। देखिए आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होते चले जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। बताइए साथियों कितनी शक्ति हो जाएगी। तो देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए पहला कंडीशन में आपका क्या दिया हुआ साथियों, V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और आपका पावर कितना दिया हुआ, P बराबर कितना दिया हुआ, 100 वाट दिया हुआ है पहला कंडीशन में। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, R का मान निकाल लीजिए। जब यहाँ से आप R का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, R बराबर V² हो जाता है। अब V का मान अगर रखिएगा तो कितना 220 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप बटे यहाँ पे P का मान आपका कितना है साथियों, P का मान आपका 100 है तो इसको 100 को यहाँ पे उतार दीजिए। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 220 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, और 2 जीरो बैठ जाएगा। नीचे में भी आपका कितना हो जाएगा साथियों, 2 जीरो बैठ जाएगा। इसको आप काटिएगा तो 2 जीरो यहाँ खत्म, 2 जीरो यहाँ खत्म, बचेगा कितना साथियों, 484 बचेगा। यानी R का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे आपका 484 आ गया। तो उसके आगे आपको क्या बोला है कि इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति यानी P का मान निकालने बोला है। तो देखिए अब आपको P का मान निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं साथियों। P बराबर क्या होता है आपका V² अपॉन R होता है। P बराबर क्या होता है, V² अपॉन R होता है। तो देखिए आप V
पी का मान कितना था 110, तो 110 का आप स्क्वायर कर दीजिए बटे आर का मान आपका कितना आया था साथियों 484 आया था, इसको आप बिठा दीजिए। जब 110 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 11 ग्राम 121 और 2 जीरो आप बैठा दीजिए और नीचे में 484 से भाग लगा दीजिए। जब आप इसको 484 से भाग लगाइएगा तो आपका पी का मान कितना निकल के आ जाएगा 25 वाट निकल के आ जाएगा। ये आपका बहुत ईजिली से हल हो जाएगा साथियों। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ पे 25 वाट, ऑप्शन नंबर डी में है। तो कितना आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वाट हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 5 के बाद छठा प्रश्न में चलिए। देखिए छठा प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, क्या जंग लगना कहा जाता है, या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, या विकृत गंधिता कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जब आप अपना भोजन को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिस वजह से ना वो भोजन आपका क्या होता है, गंध हो जाता है, उस भोजन में गंध आ जाता है। और भोजन में गंध आ जाना या फिर बासी हो जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ से कुछ और भी सवाल आपके बन सकते हैं साथियों। क्या बन सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी सवाल आपके बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ना साथियों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में आपका परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अगर खोता है उसको क्या बोला जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसको बोलते हैं आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। और ऑक्सीकरण के बारे में ये भी आप जान लीजिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसमें बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और आपका हाइड्रोजन जिससे क्या होता है, बाहर निकलता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, क्या हवा में होगा, या जल में होगा, या शीशा में होगा, या हीरा में होगा। बताइए प्रिय साथियों किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। तो देखिए इन अगर चारों ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो हवा में प्रकाश की चाल कितना हो जाता है साथियों, हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर बोलेगा सबसे अधिक किसमें होगा, तो सबसे अधिक किसमें होता है साथियों, निर्वात में होता है। और आपको प्यार से ये बता दीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो लगभग में कितना होता है साथियों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, लगभग 3 लाख किलोमीटर। ठीक है साथियों। अगर आपको हवा में पूछे तो कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ही मैंने 2.99 लाख हो जाता है, किसमें आपका हवा में हो जाता है प्रकाश की चाल। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रखना है कि हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अगर है तो आपका कौन है साथियों, हीरा है। और हीरा किसका अपर रूप है साथियों, तो ये आपका कार्बन का अपर रूप है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे इसके अगले प्रश्न में, 7 के बाद चलते हैं 8वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वो किसके कारण होता है। देखिए यौन संचारित रोग किसको बोलते हैं, जिसको STD शॉर्ट में बोला जाता है। क्या बोलते हैं तो STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, यानी एक से दूसरे में जब जाता है ना, यौन संचारित रोग उसको कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं साथियों, किसके कारण होता है, सिफिलिस किसके कारण होता है, क्या आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, या फिर प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण, या फिर ट्रेपोनोमा पैलेडियम के कारण, या फिर विषाणु के कारण। तो देखिए साथियों, जो आपका सिफिलिस है, जो आपका यौन संचारित रोग है, वो किसके कारण होता है, तो आपका हो जाता है प्रिय साथियों किसके कारण, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ट्रेपोनोमा पैलेडियम। किसके कारण साथियों, ट्रेपोनोमा पैलेडियम के कारण, पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण क्या होता है, सिफिलिस आपका नामक रोग होता है। और ये जो आपका ट्रेपोनोमा पैलिडम है, ये क्या है साथियों, पर एक जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसे यहाँ से ये भी जान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो पेचिस। क्या साथियों, पेचिस। आप ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग, पेचिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग, पेचिस नामक रोग किसके कारण होता है, आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है साथियों, प्लाज्मोडियम विवेक्स, इसके कारण क्या होता है, मलेरिया नामक रोग। जो मलेरिया होता है ना साथियों, मलेरिया ये किसके कारण होता है, आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण होता है। मलेरिया होता है किसके कारण, प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण होता है। और विषाणु जो वायरस, आप बता दीजिए कि एड्स जो होता है साथियों, वो किस वायरस के कारण होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यार से बता दीजिए। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न का 9 आप देखिएगा कि 9 आपका क्या बोल रहा है कि बल का SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, बताइए साथियों, किस और नाम से जाना जाता है, क्या पास्कल, या न्यूटन, या जूल, या फिर हर्ट्ज। तो देखिए साथियों, जानते हैं हर्ट्ज किसका है, तो ये आपका आवृत्ति का है। किसका साथियों, आवृत्ति का क्या हो जाएगा, आपका हर्ट्ज हो जाएगा। जूल जो आपका साथियों जानते हैं कि ये कार्य या फिर ऊर्जा का होता है, इस बात को आप जानते हैं। और पास्कल तो आप जानते हैं कि पास्कल किसका साथियों, ये आपका दाब का है। तो आपका बचा कौन साथियों, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, और कौन बचा आपका, न्यूटन। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, न्यूटन। आप लोग बाकी सब बात को भी नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न में चलेंगे।
देखिए 10वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि ब्यूटेन जो है जिसका अणुसूत्र C4 एस्टेन है में कितने सहसंयोजी बंधन है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से ना बना लेना है। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, 2 3 4 कार्बन। अब देखिए सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन लगेगा लगा दीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगा लगा दिए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 1 2 3। अब आप सबको काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिएगा अगर इन सभी को आप बॉन्ड को काउंट कीजिएगा साथियों, तो सभी बॉन्ड की संख्या यानी बंधन की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? 13 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा साथियों। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग ये बता दीजिए कि ब्यूटेन के कितने समावयवी है, यानी आइसोमर्स कितना है ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 10 के 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है कि स्ट्रेटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? क्या आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, या फिर सिलियोटिड एपिथेलियम का, या स्तंभाकार, या फिर पपरीदार? बताइए साथियों किसका हो जाएगा? तो स्ट्रेटम अंकुरन जो है वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये स्तंभाकार। कैसा हो जाएगा? स्तंभाकार उपकला का एक उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्तंभाकार उपकला का। तो आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन सभी बातों को आप लोग नोट करते हुए चलिए साथियों। चलेंगे 11 के बाद चलेंगे 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपको पूछ रहा है कि रुकिएगा थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा रुकिएगा। हाँ अब देखिए जो आपका बरौनी जो है, बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस राज्य में स्थित है? बताइए। क्या आपका बेगूसराय में है, या पटना में है, या गया में है, या रोहतास में है? बताइए प्रिय छात्रों की बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो देखिए बहुत से बरौनी, बहुत से बेगूसराय, इसको आप याद रखिएगा। बहुत से बरौनी और बहुत से आपका बेगूसराय। तो आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है साथियों? बेगूसराय में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 12 के बाद 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न आप देखिएगा क्या बोल रहा है कि चुंबकीय सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होती है। देखिए चुंबक का जो सुई होता है वो किस दिशा में स्थित होता है? क्या आपका उत्तर दक्षिण दिशा में, या फिर पूर्व पश्चिम दिशा में, या उत्तर पूर्व के बीचों बीच, या फिर उत्तर पश्चिम के बीचों बीच? तो देखिए प्रिय साथियों जब एक सुई को लीजिएगा ना, चुंबकीय सुई को आप उसको अगर स्थिर कीजिएगा, रोकिएगा, तो हमेशा किस दिशा में रुकता है साथियों? उत्तर और दक्षिण दिशा में वो रुकने का काम करता है। इसलिए इसको ना कंपास में जो सुई होता है ना, आपका कंपास का सुई भी हमेशा देखिएगा आपका उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। इससे आपको ना दिशा का पता चलता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं साथियों? दिशा को पता करने में। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद 13 के बाद चलेंगे 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आप देखिएगा क्या है कि मानव में कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोजोम की संख्या क्या है? देखिए बच्चा यहाँ पे ना कंफ्यूज करेगा। जो ही मानव में गुणसूत्र पड़ेगा तो संख्या बोलेगा, तो देखिए बच्चा ए, ऑप्शन नंबर ए 46 में टिक मार के आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सा गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र। तो देखिए साथियों कायिक गुणसूत्र कितना होता है? अगर संख्या बोला है तो 44 हो जाएगा। संख्या बोला है तो 44 हो जाएगा। अगर जोड़ा बोलता तो 23 हो जाता। देखिए सॉरी जोड़ा बोलता तो 22 हो जाता साथियों। देखिए आपको पता है कि टोटल ना 46 क्रोमोजोम है। इन 46 क्रोमोजोम में जो आपका 44 क्रोमोजोम है ये आपका ऑटोजोम होता है साथियों, और जो 2 क्रोमोजोम है ना ये आपका क्या? सेक्स क्रोमोजोम है। तो आपको बोला था कि ऑटोजोम क्रोमोजोम की संख्या कितना है, तो आपको कितना हो जाएगा साथियों? 44 हो जाएगा। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 15वां प्रश्न आप पढ़िएगा क्या है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। क्योंकि बोले क्यों किया जाता है? क्योंकि नंबर 1 कि नीम के सत जो रस है में अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है, या फिर ये प्राकृतिक में बहुत तेज़ी से क्षय या फिर नष्ट होता है, या फिर आपका इसके उत्पादन की दर लागत अधिक नहीं है। तो प्रिय साथियों बताइए कि नीम का उपयोग प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में क्यों किया जाता है? तो देखिए साथियों उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्या हो जाएगा कि नीम का जो रस होता है ना उसमें क्या पाया जाता है? अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है कि चाल समान यानी चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। चाल समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त कीजिएगा? क्या आप तय की गई दूरी प्राप्त कीजिएगा, या वेग प्राप्त कीजिएगा, या विस्थापन प्राप्त कीजिएगा, या फिर त्वरण प्राप्त कीजिएगा? बताइए साथियों क्या प्राप्त कीजिएगा? तो देखिए चाल समय ग्राफ की ढाल से आपको क्या प्राप्त होता है साथियों? आपको त्वरण का पता चलता है। क्या चलता है? त्वरण का पता चलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। और विस्थापन तो जानते ही आपका क्या है? सदिश राशि है। वेग भी आपका क्या है साथियों? सदिश राशि है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे आपका 16 के बाद 17वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न या 17 आपका क्या है
के वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्व के परमाणु का आकार क्या होता है? क्या आपका घटता है या बढ़ता है या ए या बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए आप एक वर्ग में ना ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो क्या होता है कि परमाणु का आकार ना बढ़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा साथियों, क्या है, कोई भी एक वर्ग ले लीजिए, आप ले लीजिए ना, क्या लीजिएगा, रुकिए, सोडियम नाना पापा आंटी, कोई भी एक वर्ग लीजिएगा, रुकिए आप लोग। तो साथियों जैसे देखिए हम लोग कोई भी एक ना वर्ग का तत्व सब लेते हैं, क्या लेंगे, लेते हैं क्या, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए इसको मान लेते हैं। अगर आप फ्लोरीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो साथियों देखिए कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है साथियों, ब्रोमीन का कितना 35 होता है। तो इसी तरह आप देखिएगा जब आपका फ्लोरीन का कीजिएगा कितना हो जाएगा 1:2, 2:2 और 2p आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको अगर आप जब इस तरह से बांटिएगा ये आपका नाभिक हो जाएगा, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, उसके बाद फिर दूसरे वाले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, आप 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दीजिएगा, 5 2 7 जो बचा 7 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, इसमें आप दे दीजिएगा। इससे आगे उसका बनेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 को दे दीजिएगा। लेकिन आप क्लोरीन के पास जब आइएगा तो क्लोरीन का अगर आप इसी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साथियों 1:2, उसके बाद 2:2, 2p6, 3:2, उसके बाद आप देखिएगा कितना हो जाएगा 3p आपका कितना 6 2 8 2 10 2 12 3p5। अब देखिए इसमें अगर देखिए क्लोरीन में तो एक कक्ष है, 2 कक्ष है और 3 कक्ष है। आप फ्लोरीन में देखें तो कितना कक्ष है साथियों 2 ही कक्ष है। क्लोरीन में देख रहे हैं तो उसमें 3 कक्ष है। इसका मतलब आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कक्ष की संख्या बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसका साइज भी क्या होगा साथियों बढ़ेगा। तो क्या इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि अगर ऊपर से नीचे की आएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा साथियों बढ़ेगा। लेकिन अगर ये पे उल्टा पूछ देता कि अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका आकार घट जाता साथियों। और यहाँ से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं ना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जब जाया जाता है तब क्या होता है, तो जब आप बाएं से दाएं की ओर जाइएगा तो आवर्त सारणी में क्या होता है उसका भी साइज उस समय घट जाता है। क्या होता है साथियों घट जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। इसके बाद अगले प्रश्न में साथियों देखिए 17 का 18वां प्रश्न बस हो गया और कुछ ही प्रश्न है। देखिए 18वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है, कौन एक उपधातु आपको पहचानना है। क्या आपका सिलिकॉन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। तो देखिए साथियों अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप क्या कीजिए ईसी कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो इजीली आप पता पा जाइएगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि आपको देखिए पता है, ये बात तो पता है कि सोडियम भी आपका एक धातु है, मैग्नीशियम भी आपका धातु है और आपका क्या है सल्फर भी साथियों ये भी धातु होता है। जो आपका बचा कौन है आपका सिलिकॉन आपका क्या ये धातु नहीं है बल्कि ये क्या साथियों उपधातु है। सिलिकॉन आपका क्या है उपधातु होता है। और आपको सवाल पूछा था कि कौन एक उपधातु है, तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा साथियों जवाब हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद चलेंगे 18 का 19वां प्रश्न में। 18 का 19वां प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न आपका देखिएगा आप लोग कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बताइए कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्या आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा या हाइड्रोजन गैस हो जाएगा या ऑक्सीजन गैस हो जाएगा या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हो जाएगा। तो देखिए प्रिय साथियों आप जो वायुमंडल का 5 परत जानते हैं, उस 5 परत में समताप मंडल जो है समताप मंडल, इसी समताप मंडल में आपका क्या होता है, इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है साथियों। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। अब ये ओजोन लेयर में छेद के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से कारक है, तो आपको कौन हो जाएगा साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या है, ये इसके वजह से ना ये मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्यों, इसके वजह से क्या हो जाएगा आपका ओजोन परत में छेद हो सकता है। और आप जानते हैं कि अगर ओजोन परत में छेद हो जाए साथियों तो जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण है वो परावैंगनी किरण क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारी त्वचा तक आ जाएगा। और हमारी त्वचा तक आ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों कैंसर नामक रोग हो जाएगा। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद चलेंगे 20वां प्रश्न में। देखिए 20वां प्रश्न आपका है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। क्या कहलाती है कि लवणोद्भिद या फिर समोद्भिद या फिर जलोद्भिद या फिर मरुद्भिद। तो देखिए साथियों जो मरुस्थलीय में पाया जाता है, जहाँ पे पानी कम होता है, जो मरुस्थल में यानी पानी की कम जहाँ पे मात्रा होता है, पानी की कमी, तो वहाँ पे जो आपका पौधा पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं मरुद्भिद बोलते हैं, जेरोफाइटिक। और जलोद्भिद किसको बोलते हैं साथियों, जो आपका जहाँ पे जल पाया जाता है, यहाँ पे जहाँ पे जल पाया जाता है उस जगह में जो पौधा होता है उसको जलोद्भिद कहते हैं। और समोद्भिद किसको कहते हैं साथियों, जो आपका ना समतल जगह पे यानी जो आपका समतल यानी किसको उसको क्या बोलते हैं मैदानी इलाके में, जो आपका मैदानी जगह में पाया जाता है उसको समोद्भिद बोलते हैं। लेकिन आपका लवणोद्भिद जो है साथियों ये आपका जहाँ पे पानी में क्या होगा नमक की मात्रा ज़्यादा होगा। तो बताइए समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। इस वजह से वहाँ पे जो भी पौधा होगा वो कैसा होगा साथियों लवणोद्भिद वनस्पति हो जाएगा। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो बताइए साथियों आज का 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से आप लोग मेहनत
करते चलें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तभी आप लोग लाइक करें, नहीं तो ज़बरदस्ती आप लोगों को नहीं बोलेंगे साथियों। बस पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।